बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फिज़िक्स 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो 13.7 से लेके 13.10 13.7 से लेके 13.10 तक है। सातवां न्यूमेरिकल मैं शुरू करने वाला था, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ तो मैंने ये सोचा कि मैं आठवां आप लोगों को पहले करवाता हूँ। तो सातवां जो है वो बेसिकली फिर आप लोगों से ख़ुद हो जाएगा, तो इसलिए मैं आठवां करवा रहा हूँ, क्योंकि सातवें के बाद आठवां अगर करवाऊँगा तो वो फिर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पे चार्ज किया जाए, व्हेन यू चार्ज अ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ अ 6 वोल्टेज बैटरी, तो इस पर 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है। देन इट स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 0.03 कूलम। कैपेसिटर पर 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे? If you want to store a charge of 2 coulomb on the same capacitor, then how much voltage will be required? कुछ ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मैं क्वेश्चन में से पढ़ते हुए 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी पोटेंशियल जो है उसका वो 6 वोल्ट्स है, ठीक है। उसको जो चार्ज उस पर स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 0.03 कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपको कैपेसिटेंस मालूम करना है, सी जो है वो मालूम करना है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब फार्मूला जो है वो है Q इज़ इक्वल टू सी वी। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं बात। यहाँ पर आपको C बेसिकली इसलिए मालूम करना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आपने दोबारा वोल्टेज निकालना है 2 कॉलम चार्ज के लिए। जो 0.03 कॉलम था उसकी जगह 2 कॉलम चार्ज के लिए, तो वोल्टेज तो निकालना है, ठीक है। कॉलम भी आपको चार्ज भी आपको दिया गया है, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ, और कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट होता है तो वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। वैसे हमने निकालना जो है वो चार्ज है, वोल्टेज है, लेकिन अभी हमें पहले यहाँ से सी निकालना पड़ेगा, तब हम उस फार्मूले में पुट कर सकेंगे। ये बात मैं थोड़ी देर बाद आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ से हम सी निकाल रहे हैं तो सी की वैल्यू Q/V हो जाएगी, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास इस दफ़ा 0.03 है और V की वैल्यू 6 है। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 0.005 या उसे आप 5 ज़रब 10 की पावर -3 फेरेड्स भी लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेड्स होती है, ठीक है। अब देखिए, उर्दू में लिखेंगे दो कॉलम चार्ज स्टोर करने के लिए वोल्टेज, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम्स। उर्दू में दोबारा बोल रहा हूँ, 2 कॉलम चार्ज स्टोर करने के लिए वोल्टेज। यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 लाइनें छोड़कर यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ। और अब आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ दोबारा से, जो मैंने आगे बात बोली थी कि मैं रिपीट करूँगा। देखिए, हमें वोल्टेज दिया हुआ था, चार्ज दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, कैपेसिटेंस पहले निकाला, क्योंकि अब हमें आगे जो है वो चार्ज बदल गया, हमारा 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। और कैपेसिटेंस सी जो है वो कांस्टेंट है, जो यहाँ इस केस में सी था वही यहाँ पर भी रहेगा, यानी 5 × 10⁻³ फेरेड्स। इसलिए हमने पहले सी निकाला, वरना हमें सी निकालने की ज़रूरत ना पड़ती अगर दिया हुआ होता या किसी और अंदाज में कैलकुलेट कर रहे होते। लेकिन यहाँ हमने वोल्टेज मालूम करना है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम्स। 2 कॉलम चार्ज स्टोर करने के लिए वोल्टेज जो चाहिए वो हमने मालूम करना है। तो मैं फिर रिपीट कर दूँ बात को कि सी पहले क्यों निकाला, क्योंकि वोल्टेज हमें निकालने के लिए जब ये फार्मूला लगाना था उसमें हमें सी चाहिए था, ठीक है। और अगर आपके सहन में ये आए कि वोल्टेज तो दिया हुआ है, तो ये वोल्टेज दिया हुआ है इतने चार्ज के लिए, 0.03 कॉलम चार्ज के लिए, लेकिन 2 कॉलम चार्ज के लिए वोल्टेज जो है वो हमने निकालना है। तो अब अगेन 2 कॉलम, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू, तो वी यहाँ अलग कर लीजिए, वी के साथ दूसरी तरफ Q/C हो जाएगा। Q की वैल्यू 2 कॉलम्स है, C की वैल्यू 5 × 10⁻³ फेरेड्स है, ठीक है। इनको आप डिवाइड करेंगे, 2 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.4, 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻+3 हो जाएगी। चलिए मैं लिख देता हूँ, बजाय ज़ुबानी करने के मैं लिख देता हूँ। 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.4 और 10⁻³ ऊपर आकर 10⁻+3 हो जाएगी। बेसिकली मैं आंसर इधर ही लिखना चाह रहा था, इस वजह से मैं ज़रा रुक गया था, सोच के लिखना चाह रहा था, तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ इस जगह पर। आप इसे आराम से अगले स्टेप में लिखेंगे। देखिए, 0.4 का पॉइंट हटेगा, नीचे 1 और 1 0 आएगा। 10⁻³ का मतलब है 1 के साथ 3 ज़ीरोज़, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़। पॉइंट हटा तो नीचे 1 और 1 0 आ गया, 1 0 कट गया, बाकी बचा 4 और 100, ठीक है। तो वो बन जाएगा, अगले स्टेप में आप इक्वल डाल के लिखेंगे 400 वोल्टेज, ठीक है, नहीं 400 जूल्स, ये आप लिखेंगे आंसर।
अब मैं इसको बेसिकली मुझे अगले पेज पर ही लिखना पड़ेगा। मैं ये वाला स्टेप रिपीट कर देता हूँ, 0.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये 0.4 का 10 आया, पॉइंट हट के 1 और एक नंबर था तो 1 0, 10 पावर 3 का मतलब है 1 के साथ 3 जीरोस, तो 1 0 1 0 से कट गया, बाकी यहाँ बचा 100 और यहाँ बचा 4। तो मैं अगले सफ़े पर नहीं जाना चाह रहा था। प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए। पहले ये ऊपर वाला नोट कीजिए, अब पॉज करके ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे नहीं जाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था वहीं सवाल मेरा ख़त्म हो जाए। तो जो मेरा वी का आंसर आया दैट इज़ 400, यहाँ पर मैंने वी नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। v इज इक्वल टू 400। बीच में बात करते हुए मैंने एक जगह बोला कि 400 जोल्स, तो बेसिकली वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट जोल नहीं होता, वोल्ट्स ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट्स होता है, तो v आएगा स्मॉल v, ठीक है। तो ये हमारा 13.8 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। अब 13.7 क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। 13.7 क्वेश्चन को मैं इसके मुताबिक समझाऊंगा। 13.7 क्वेश्चन में मुझे यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में लिख लेता हूँ, ऊपर रफ की हेडिंग डाल रहा हूँ। वहाँ पर मुझे वोल्टेज दिया हुआ है 9 वोल्ट्स, ठीक है, और वहाँ पर चार्ज दिया हुआ है 0.06। मालूम C ही करना है, ठीक है। अच्छा, यही फार्मूला लगेगा। इसी तरह C इज इक्वल टू Q/V, वहाँ 0.03 के साथ 6 को डिवाइड किया था, यहाँ 0.06 के साथ 9 को डिवाइड करेंगे और आपका जो भी आंसर आएगा आप वो लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला 13.7 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से खुद हो जाएगा, बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स पे। यहाँ से आगे नहीं है, वो समझें यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इस जगह पर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस जगह से आगे नहीं जाएगा। ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इससे ऊपर 13.7 क्वेश्चन आपका यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 13.7 आप लोगों ने खुद करना, 13.8 मैंने करा दिया। 13.9 पर जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सारी लॉजिक थोड़ी सारा नया फार्मूला और नई बात शुरू होगी। वहाँ 13.9 क्वेश्चन बुक से देख कर मैं बता रहा हूँ कि 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है। देयर आर 2 कैपेसिटर्स विद द कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, मतलब C1 और C2। वैसे तो कैपेसिटेंस को C से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ 1 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि देयर आर 2 कैपेसिटर्स बेसिकली, तो उनकी कैपेसिटेंस भी एक नहीं है 2 है। तो इसलिए C1 12 माइक्रोफेरेड और C2 जो है, आप वैसे C1 को 6 भी लिख सकते हैं, पर C2 जो है वो 6 माइक्रोफेरेड्स, ठीक है। तरतीब से अगर मैं देखूं तो उर्दू में पढ़ने में तो 12 पहले आ रहा है, लेकिन मैथ की तरफ से देखूं तो 6 12 चले प्लस ही होने, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आगे लिखता है इनको सीरीज़ तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़ मैनर थ्रू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो वोल्टेज जो है वो आपका 12 वोल्ट्स है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मालूम क्या करना है, आगे कहता है इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करें। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कनेक्शन। तो सॉरी F में लिखने लगा था, बेसिकली C है, C इक्विवेलेंट आपने मालूम करना है, ठीक है। C इक्विवेलेंट आपने मालूम करना है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आगे ये भी कहता है कि आप हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करें। ये जुमला मैं बोलने लगा हूँ, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए कि किसी सीरीज़ कनेक्शन में चार्ज की मिकदार हर कैपेसिटर पर सेम होती है। रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास नोट कर लीजिए। किसी सीरीज़ कनेक्शन में चार्ज की मिकदार हर कैपेसिटेंस पर सेम होती है। इन अ सीरीज़ कनेक्शन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज़ इक्वल फॉर एवरी कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जुमला अपने पास नोट कर लीजिए, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि बेशक C1 और C2 है, लेकिन चार्ज खाली Q ही होगा, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, तो आपका V1 अलग होगा और V2 अलग होगा। ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली मालूम करनी है। C इक्विवेलेंट भी, Q भी और V1 भी और V2 भी, ये 4 चीज़ें आपने बेसिकली मालूम करनी है। अच्छा, अगर पैरेलल कैपेसिटेंस होता, अगर पैरेलल कनेक्शन होता, ठीक है, अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये फार्मूला इस्तेमाल होता अगर पैरेलल कैपेसिटेंस होता तो, ठीक है। अगले सवाल में ये इस्तेमाल होगा, वहाँ पर भी इसी तरह 2 जो है वो बेसिकली यही सेम
6 और 12 माइक्रोफेरेड्स के दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी पैरेलल तरीके से 12 वोल्टेज की बैटरी है। आपने सी इक्विवेलेंट भी मालूम करना है, चार्ज भी मालूम करना है और पोटेंशियल की मिकदार जो है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना है दोनों कैपेसिटर्स पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर याद रखिएगा, उसके लिए अगर आप जुमला लिखेंगे तो वो जुमला ये होगा, अब मैं सीरीज़ के लिए नहीं बोल रहा, मैं 13-10वें सवाल के लिए बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर चार्ज की मिकदार अलग अलग होती है, यानी आप Q1 और Q2 मालूम करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V1 और V2 नहीं मालूम करोगे, बल्कि सिर्फ V होगा, और वो V वही होगा जो ऊपर दिया हुआ होगा उस सवाल में, यानी 12 वोल्ट, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, इसी नॉलेज की बेस पे फार्मूला उसमें ये वाला इस्तेमाल होगा पैरेलल कनेक्शन की वजह से। आपको जो सी इक्विवेलेंट निकालना है उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला ज़्यादा इजी है बनस्बत सीरीज़ जोड़ के कनेक्शन के लिए सी इक्विवेलेंट के फार्मूले से। फार्मूला है आप लोगों का सी इक्विवेलेंट के लिए, लेकिन सीरीज़ जोड़ के लिए वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इधर इसके बाद उधर कंटिन्यू करूँगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब सी इक्विवेलेंट तो आप फाइंड कर रहे हैं, C1 की वैल्यू है 6 और C2 की वैल्यू है 12। 6 और 12, ये बात शायद पहले भी हो चुकी है कि जब भी दो नंबर्स आपके पास हों, छोटा नंबर बड़े नंबर को अगर डिवाइड करता होगा तो हमेशा बड़ा नंबर ही एलसीएम आएगा। तो 6 और 12 में से बेशक आप रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिए, एलसीएम आपके पास 12 ही आएगा। अब एलसीएम लेने का क्या रूल है, जमा मनफी करते हुए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए, कि एलसीएम को आप नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो 12 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही हो जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 3/12, जो कि इक्वल है 1/C इक्विवेलेंट के, ठीक है। अब आप दोनों साइडों को उल्टा लें, 1/C इक्विवेलेंट को आपने C इक्विवेलेंट लिख लिया, नीचे 1 चला गया, और 3/12 को आपने 12/3 कर लिया, 12/3 कर लिया, तो ये डिवाइड होकर आपका C इक्विवेलेंट जो है वो आ गया 4 माइक्रोफेरेड्स। माइक्रोफेरेड्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी माइक्रो के अंदर यूनिट दी हुई थी, ठीक है। अगर आप इसे कन्वर्ट कर लें 10⁻⁻6 लगा के, तो यहाँ पर भी 10⁻⁻6 ऑटोमेटिकली साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ मालूम हो गई सी इक्विवेलेंट। अब हम Q मालूम करना चाहते हैं, तो Q का फार्मूला Q इज इक्वल टू CV फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे C1 है, C2 है, C इक्विवेलेंट है, 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपने C इक्विवेलेंट लगाकर उसके लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चार्ज की मिकदार होती है सीरीज़ कनेक्शन में वो सेम होती है हर कैपेसिटर के ऊपर, तो आपने C इक्विवेलेंट के लिहाज से मालूम करना है। तो आप Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो है 4, और V की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो है 12, तो Q इज इक्वल टू 48 कॉलम्स हो जाएगा आपका चार्ज, जो आपको दूसरी चीज़ Q मालूम करने को कही गई थी, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आपने फार्मूला तो यही लिखना है, मैं ये बीच में लिख देता हूँ, ये फर्स्ट चीज़ हो गई, ठीक है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये सेकंड हो गई। अब हम थर्ड पर जा रहे हैं, फार्मूला तो आपका यही लिखने होगा, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। लेकिन जब आपने V1 मालूम करना है तो C1 होगा। Q तो मैं पहले बता चुका हूँ 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि Q तो सेम रहेगा, लेकिन C1 और V1 हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप V1 निकालना चाह रहे हैं तो Q के साथ दूसरी तरफ जाकर C1 डिवाइड हो जाएगा। अब Q की वैल्यू आपके पास 48 आई हुई है और C1 की वैल्यू आपके पास 12 है, यहाँ ऊपर दी हुई है, तो ये डिवाइड होंगे तो आपके पास 4 वोल्ट्स आंसर आ जाएगा V1 का, ठीक है। और इसी तरह चौथे पार्ट में आपने V2 निकालना है, जो आप खुद निकालेंगे, Q इज इक्वल टू C2 V2 का फार्मूला लगा के, वहाँ से इसी तरह V2 इज इक्वल टू Q/C2 करके दोनों की वैल्यूज़ पुट करके फिर आप वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। अगर प्लीज़ अपनी बुक से देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर फेरेड्स में हुआ तो यहाँ 10⁻⁻6 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अलबत्ता क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए अगर बुक में आंसर 10⁻⁻6 में हो भी तो सिर्फ यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड्स, ठीक है। तो उस तरीके से आपका जो है वो आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूनिट गलत लिख दिया क्योंकि 48 माइक्रो कॉलम्स में आया है। इसी तरह ये 4 जो है ये तो चले सेम ही आता है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 10⁻⁻6 कट जाते, तो ये तो वोल्ट्स में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइक्रो कॉलम्स में चार्ज आपका आएगा, ये वाला, ये 48 माइक्रो कॉलम्स में चार्ज आएगा, ठीक है। बहरहाल कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मेरे से लाजमी पूछिएगा। 13.9 आप लोगों ने खुद पूरा करना है, ये जो आखिरी पार्ट नीचे मैंने छोड़ा ये आप लोगों ने खुद मुकम्मल करना है।
और 13.10 जैसे मैंने पहले इस क्वेश्चन के दौरान एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक आपने करना है। तो इसके साथ हमारा जो है वो 13th यूनिट के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 14th यूनिट शुरू करेंगे। और कोई क्वेश्चन हुआ तो वो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चन को कवर करने की, आप लोगों को समझाने की। ये जहन में रखिएगा कि सिर्फ ये नहीं कह देना कि सर फलाना सवाल नहीं हुआ। आप लोगों ने अपनी की हुई कोशिश वो मेरे सामने शो करनी है। मैं वो क्वेश्चन देखूंगा कि आप लोगों ने किस हद तक किया, किस हद तक आपसे नहीं हो सका। उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रेस्ट जो आपका रह गया होगा उसके लिए गाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी बात जो मैंने बोली वो प्लीज़ लेक्चर को तो आप रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ जो भी बात मैंने बोली उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे रिपीट कर लें, आप उसे दोबारा सुन लें। दोबारा सुनकर आप आराम से उसे जो है वो सॉल्व समझ सकते हैं और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ज़रा तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर कर लीजिएगा साथ ही, ताकि आगे जाने से पहले आपको पिछली बात क्लियर हो चुकी हो। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों की मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। कोई सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।